सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि इस फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो आंसर होगा शहबाज शरीफ। तो अब शहबाज शरीफ का नाम आपको याद रखना है जो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। क्या नाम है? शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल नहीं है शरीफ। ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इनका नाम भी याद रखना। तो ये पाकिस्तान से 2 अपॉइंटमेंट हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या कराऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो अभी हुए हैं, जो किसी देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने थे प्रबोवो सुबियांतो, इनका नाम है। ये जो शीट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये सारे 2024 के ही अपॉइंटमेंट है, सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन नाम है। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले नाम है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव, इनका नाम है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टब नाम है। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे गैब्रियल अटल। चाड जो देश है, इसके प्रधानमंत्री बने सुक्सेस मसरा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स तसेसिकेदी। तो इस तरह से 11 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको करवाए हैं। अभी तक हम देखो 2 महीने में ये इतने अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने। आगे फिर ये शीट में आपको रिपीट करवाता रहूंगा, तो इनको ध्यान रखना। बाकी पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा है, तो देखने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लो मैप में। ये रहा पाकिस्तान। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं बाबर आजम, अभी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बने थे। और कुछ मिसाइलों के बारे में हम पढ़ते हैं पाकिस्तान की, तो ध्यान रखना। जैसे कि अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल, ये है पाकिस्तान की। गजनवी पाकिस्तान की है। शाहीन मिसाइल के बारे में पढ़ा होगा, ये भी पाकिस्तान की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो हर साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 फरवरी को ही क्यों? तो ये दिन देश में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसके प्रयासों, सेवाओं और योगदान के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। और हमने कहा 24 फरवरी को ही क्यों? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानून की स्थापना के उपलक्ष्य में, जिसे 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था, इसीलिए आप इसे 24 फरवरी को मना रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल जो हमारे CBIC के नए अध्यक्ष बने थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। वैसे CBDT के हेड कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नितिन गुप्ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तो कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है? नितिन गुप्ता। ऐसे साथ में याद रखना, आपको याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस। 17 फरवरी को अभी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया। और 18 फरवरी को हमने विश्व व्हेल दिवस मनाया। अभी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया था। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था। तो फरवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है। तो आंसर होगा जयसिंथा कल्याण। अब ये पिच क्यूरेटर क्या है? तो सिंपल सा याद रखो, जो क्रिकेट पिच की देखभाल करता है उसे पिच क्यूरेटर कहा जाता है। और ऐसा करने वाली यानी कि पिच क्यूरेटर बनने वाली भारत में ये पहली महिला है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? जयसिंथा कल्याण इनका नाम है। और अभी आपको बताइए वुमेन प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण ये शुरू हो चुका है बंगलुरु में। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका जो पहला संस्करण हुआ था अभी, उसको किसने जीता था
और किसको हराया था? मैं तो आपको कई बार बता ही चुका हूँ, इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आपको सबको याद होना चाहिए। अब ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही सही। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कराऊंगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या रिवीजन करवाने वाला हूँ? तो 2023 और 2024 में, मतलब अभी तक जितनी भी महिलाएं पहली बार किसी न किसी कारण से रही है न्यूज में, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि गीतिका श्रीवास्तव का नाम याद होगा, ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। जया वर्मा सिन्हा, कई बार एग्जाम में आ गया, ये 2-3 बार आ गया, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अभी यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी, लिसा फ्रेंचेटी नाम है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी, मिशेल बुल्लॉक नाम है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव सेक्रेटरी जनरल बनी, नाम है सेलेस्टे साउलो। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसकी पहली महिला सीएमडी बनी, परमिंदर चोपड़ा नाम है। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी, दीपिका मिश्रा नाम है। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी, सुरेखा यादव नाम है। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, शिवांगी सिंह नाम है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी, अवनी चतुर्वेदी नाम है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, नाम क्या है? विजय लक्ष्मी रमन है। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था नंदनी गुप्ता ने, कोटा राजस्थान से है। और सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, शिवा चौहान नाम है। और विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? सुरभि जखमोला बनी थी। वे किस देश में और किस देश में? भूटान में, प्रोजेक्ट दंतक के तहत। उसके अलावा सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी थी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, मेघना अहलावत नाम है। उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी, डॉक्टर सोनाली घोष। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी थी, पायल छाबड़ा नाम है। और नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 मिला था स्वाति नायक को। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन मिलेगा आपको भोपाल में। और मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी थी, साधना सक्सेना नायर नाम है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी थी, दिशा नायक। देश की पहली महिला एडीसी यानी कि सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया था, मनीषा पाड़ी को, जो कि उड़ीसा से है। ये प्रश्न अभी बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ध्यान रखना ये। और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक बनी थी, कंचन देवी नाम है। उसके अलावा अभी 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी थी, फ्रांसुआ बेटनकॉट माया, जिनका नाम है, फ्रांस की है ये। CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, नीना सिंह नाम है। और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी, दीपा भंडारे। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी, प्रीति रजक। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बनी थी, दिव्य कीर्ति सिंह। और अभी सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, आलिया भट्ट। अच्छा, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आज आपको रिवाइज कराए। अब 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जवाब आप देना। ध्यान से सुनना कि 2023 में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था, दुबई में हुआ था, मैंने बता दिया। उसको किसने जीता था ये बताओ। उसके अलावा बताओ भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। और बताओ अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसकी पहली उपाध्यक्ष कौन बनी थी, जो कि भारतीय मूल की है। और अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। ये सारे प्रश्न मैं भी आपको बता चुका हूँ कई बार, लेकिन आज मैंने न बता करके आपसे पूछ लिया है। तो पुराने स्टूडेंट्स तो आंसर कर देंगे अगर आप रेगुलर रहते हो तो, लेकिन अगर कोई नए स्टूडेंट, तो उन्हें भी पता लगे कि हम जो पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाते हैं, इतना सारा रिवीजन आपको देते हैं, वो भी इतने कम टाइम पे, कि पूरे यूट्यूब में इतने कम टाइम पे इतना सारा रिवीजन आपको कोई नहीं देगा, तो उस रिवीजन की आपको अहमियत पता लगेगी। अब जैसे 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, अब देखो आपको पढ़े पढ़े तो सबको लग रहे होंगे, लेकिन आंसर आता ही नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा बार्सिलोना में। तो अभी 26 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये किया गया कहाँ पे, स्पेन के बार्सिलोना में। इसमें मोबाइल उद्योग के कई जाने माने लोग एक साथ जुड़े, उन्होंने आपसी सहयोग पर बात की। और इसका आयोजन किसने किया, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस ने, जो कि दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक मंच है। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स जो अभी हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक तो याद होगा अभी नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ नई दिल्ली में,
जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने किया था। और यहाँ पे चीफ गेस्ट जरूर याद रखना कौन है, ग्रीस के प्रधानमंत्री जिनका नाम है क्यारिकोस मित्सोताकिस। और अभी आपको याद होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया था। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। और अभी 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ दुबई में। इसमें आपको याद हो तो भारत, तुर्की और कतर चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए थे। और याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, जो कि इसका 46 नंबर का एडिशन होगा, संस्करण होगा। अभी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन हुआ था। कहाँ पे? गांधीनगर में। जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे ये आप बताओ, कौन थे चीफ गेस्ट? ये हमने पढ़ा था। और अगर पूछे ना अभी जनवरी में ही 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा फरीदाबाद में। तो ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट सम्मेलन जो समिट्स हुए हैं वो मैंने आपको रिवाइज कराए अभी जनवरी फरवरी वाले, तो इनको तो आपको ध्यान रखना ही है क्योंकि पूरे साल भर इस बार हमें इनको पढ़ते हुए चलना है, तो याद रखना मेरे भाई। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, तो आंसर होगा वाराणसी। तो अभी 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर थे और उसी दौरान उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनके एक स्टेचू का अनावरण किया, उद्घाटन किया। इस स्टेचू की हाइट कितनी है? 25 फुट है। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने वहीं पे संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा। और अगर संत रविदास जी की बात करेंगे तो वे 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। अब यहाँ पे हमने स्टैच्यूज की बात करी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हमने जो करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो एक तो आपको याद होगा हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया था। और भारत के पहले वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? R.K. षणमुखम चेट्टी हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? याद रखना, डॉक्टर बिमल पटेल ने। और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, वैसे तो अभी नए बन गए हैं, कौन? कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब। तो पहले वो जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई है 125 फुट, हुसैन सागर झील के किनारे, जिसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं। और मोदी जी ने स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया था बंगलुरु में, जो कि किसकी स्टेचू है? केम्पेगौड़ा की, जो कि बंगलुरु के संस्थापक कहे जाते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फुट है और इसके वास्तुकार भी हैं रामवी सुतार। भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे? राजस्थान के राज संबंध में जो श्रीनाथ द्वारा है वहां पे। और इस स्टैचू को क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो फुट में तो 369 फुट है और मीटर में 112 मीटर है। और शिव जी से मैं एक और पॉइंट आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास में आदि योगी शिव भगवान की प्रतिमा बनाई जाएगी। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपको याद है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है महाराष्ट्र के लातूर में, आपको मिलेगी, 70 फुट ऊंची है। अम्बेडकर जी से कई स्टैच्यूज हम पढ़ेंगे, तो साथ में याद रखना कि इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। पूछा जा चुका है एग्जाम में ये प्रश्न। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में जो संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है उसे ही कहते हैं। ऊंचाई है 216 फुट। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की है। कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर ये स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची है, 182 मीटर इसकी हाइट है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार हैं। अगर पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? नई दिल्ली में। जो G20 समिट हुआ था ना, तो उसका जो स्थल था ना, भारत मंडपम, उसी के बाहर आपने देखा होगा ये स्थापित की गई थी। 28 फुट ऊंची थी ये और इसके मूर्तिकार थे राधा कृष्णन। अभी MP के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह चौहान, अभी तो नए बन गए, कौन? मोहन यादव। तो पूर्व जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसका नाम दिया था समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा आपको मिलेगी अमेरिका के मैरीलैंड में। उसकी ऊंचाई 19 फुट है, कहेंगे उसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। उसके भी वास्तुकार है रामवी सुतार। और अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया था देहरादून में। और प्रतिमा से याद रहेगा रामलला जी की जो
मूर्ति है जो राम मंदिर में स्थापित की गई, उसके मूर्तिकार आपसे जरूर पूछेंगे एग्जाम में। तो नाम याद रखना, मूर्तिकार कौन है, किन्होंने बनाई है, अरुण योगीराज ने बनाई है। और मंदिर अगर पूछ ले कि मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो चंद बी सोमपुरा है। ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया, तो ध्यान रखना। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है ये भी जरा ध्यान रख लो। इंच में पूछोगे तो 51 इंच है, और फुट में पूछोगे तो 4.24 फुट इसकी ऊंचाई है। तो अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज रही है पिछले 1-1.5 साल में, वो सारी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है इस एक ही प्रश्न पे। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको सेशन अटेंड करने में मजा आता है, तो प्लीज इन वीडियोस को आप सपोर्ट जरूर कीजिए। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आपके लिए जो दिन भर मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है कि हाँ, आप लोग मेरे द्वारा की गई मेहनत को पसंद कर रहे हैं, इसे वैल्यू कर रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का। आज तक हमारा लाइक का टारगेट अचीव नहीं हो पाया 7,000 लाइक का, तो कोशिश कीजिए आपका कीमती लाइक मुझे मिल पाए। आप देखेंगे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी बना करके अपलोड करता हूँ आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। आप लोगों के कहने पे मैं डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको देने लग गया हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं देगा। डिटेल्ड पीडीएफ के सब पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, ताकि इसी तरह आगे भी मैं आपको और चीजें और अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कराता रहूँ। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में किसके द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का परीक्षण किया जाएगा? तो आंसर होगा डीआरडीओ। तो अभी डीआरडीओ ये अपने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली जिसका नाम है दुर्गा 2, इसका परीक्षण ये करेगा, मतलब इसकी टेस्टिंग करेगा। देखो, दुर्गा की भी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। तो ये लेजर रे हथियार, ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर उसका फाइटर जेट हो, ये सबको मार सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लेजर ही भविष्य के हथियार होंगे। कई देशों के पास ये है और अब भारत भी इस पे काम कर रहा है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा या वीडियो गेम वगैरह आप लोग खेलते होंगे तो वहां पे देखा होगा, लेजर लाइट निकलती है और वो सामने आने वाली कोई भी वस्तु को काट देती है या फोड़ देती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर होती है वो। और भारत ने कहा कि वो इसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात करेगा। आपको याद होगा कि अभी हमने रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को खरीदा था और उसका नाम हमने क्या रखा था, बता सकते हो? सुदर्शन उसका नाम रखा था। अच्छा, यूं बताओ कि भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है? तो फिलीपींस को। वैसे भारत और रशिया ने मिलकर के इसको बनाया था, लेकिन सबसे पहले हम किस देश को बेच रहे हैं ये पूछेंगे तो फिलीपींस, और उसके बाद इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछे ना कि किस मिसाइल परीक्षण के बाद भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता वाला पहला देश बन गया, तो आंसर होगा आकाश मिसाइल, जिसको बनाया डीआरडीओ ने और उसकी रेंज है 25 किलोमीटर। और अगर पूछे कि अब तटीय पूछ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा जापान। अच्छा, यूं बताओ विश्व का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जूके 2 को किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। और विभव क्या है? ये भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है, जिसको डीआरडीओ ने बनाया था। देखो, डीआरडीओ की बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये स्थापित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो ये वेस्ट के रूप में केवल पानी छोड़ता है, मतलब कोई भी हानिकारक गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। और वैसे हमारे पूरे तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का, ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य क्या है? 2047 है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य 2070 का है। ये आपको याद होगा ही सही। क्या आपको ये याद है अभी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? चाइना बना।
जबकि पूरी दुनिया का पहला देश बना था जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहाँ पे चलेगी, ये हरियाणा के जिंद जिले से चलेगी। बाकी विशाखापत्तनम से क्या याद आ रहा है, अभी एक लेटेस्ट ही आपको मिलिट्री एक्सरसाइज याद आएगा जिसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ। मैं बात कर रहा हूँ मिलान एक्सरसाइज की। और यूं बताओ कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार का नाम क्या है, मिराई है, ये टोयोटा की थी। और यूं बताओ भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक किसने बनाया, रिलायंस ने। और अगर आपसे पूछे कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहाँ पे स्थापित करेगा, तो आंसर होगा पुणे में। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था साउथ कोरिया में। और हाइड्रोजन से संबंधित एक दिवस भी मनाते हैं हम, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस, 8 अक्टूबर आंसर होगा। अच्छा वैसे 8 अक्टूबर से क्या याद आता है, हमारा वायुसेना दिवस, ये भी 8 अक्टूबर का ही होता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश है। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या का समान होना पर परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसे आइसोटॉप्स कहा जाता है। जैसे कि इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, जैसे कि 1H1 जैसे आप प्रोटियम कहते हो, 1H2 ड्यूटेरियम कहा जाता है, 1H3 ट्राइटियम कहा जाता है। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा, इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, आप मुझे बताओ देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग ये कहाँ पे स्थापित किया गया। उत्तर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो आंसर होगा वामसी कृष्णा। तो वामसी कृष्णा वे आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी सीके नायडू ट्रॉफी में एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए और इस तरह से वो घरेलू क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अब ये तीसरे भारतीय बने ऐसा कारनामा करने वाले, तो आप पूछोगे पहले और दूसरे कौन है, तो रवि शास्त्री ने ऐसा किया था 1985 में सबसे पहले। उसके बाद अभी ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने थे, अभी कब 2022 में ही। अच्छा वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा कारनामा हमारे एक भारतीय प्लेयर कर चुके हैं, वो एकमात्र भारतीय हैं ऐसा करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे उन्होंने। और आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से विजेता रहे थे। तन्मय अग्रवाल का नाम आपने पढ़ा होगा, सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अच्छा दीपक चाहर ने अपना स्पोर्ट ब्रांड लॉन्च किया था, किस नाम से, D9 स्पोर्ट्स। और अभी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे, तो आंसर होगा थाईलैंड। तभी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए वहां पे एग्जीबिशन है, उसके लिए थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक पहुंच गए हैं। भगवान बुद्ध को तो आप सभी जानते हैं और उनके जो 2 शिष्य हैं उनके नाम है अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदगल्यायन, तो इनके अवशेष वहां पे पहुंचाए गए हैं। तो इन पवित्र अवशेषों के लिए भारत और थाईलैंड के बीच में समझौता हुआ था। थाईलैंड के बारे में आप सभी जानते हैं, कैपिटल बैंकॉक सॉरी कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है थाई बहत। प्रधानमंत्री भी नए बने थे, श्रेथा थाविसेन नाम है। आप मुझे बताएंगे भारत और थाईलैंड के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो मैत्री एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ करते हैं और अभी एक नई एक्सरसाइज हमने इसके साथ करना शुरू किया अभी 2024 में ही, उसका नाम है अयुध्या। बाकी देखो भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान में रखना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, माँ का नाम माया देवी है, पत्नी का नाम यशोधरा है। और सिद्धार्थ के ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, मतलब भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनके जो मृत्यु की घटना है उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। इनका पहला उपदेश क्या कहलाता है, धम्म चक्र परिवर्तन, जो कि इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ यूपी में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। और आपको याद होगा भारत में भगवान बुद्ध की लेटी हुई यानी कि शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बनाई गई कहाँ पे, बोध गया में, जो कि 100 फुट लंबी है और 30 फुट ऊंची है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा AS राजीव को।
तो एएस राजू ये बन गए हैं हमारे सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। कौन नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट होते हैं वो। और इनके बारे में बता दूं, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अच्छा, केंद्र सतर्कता आयोग की बात करते हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन की। तो ये भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी भ्रष्टाचार से संबंधित ये जांच करता है। इसकी स्थापना 1964 में होती है। किस समिति की सिफारिश पे ये पूछेंगे तो संथानम समिति। इसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं जिसे आप कहते हो केंद्र सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो कि कौन है अभी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और 2 सतर्कता आयुक्त हैं यानी कि विजिलेंस कमिश्नर हैं। एक तो हमने देखा ये बन गए एएस राजीव और एक पहले से है अरविंद कुमार। तो ये सारे याद रखना। वैसे आप जानते हो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी। और राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार आप जानते ही हो, अजित डोभाल है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो यहाँ पे एंड हो चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। बाकी अभी हम कल का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, गीता महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? श्रीलंका में। फिर आपसे पूछा था अभी दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? मालदीव में। और फिर आपसे पूछा चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश बना अमेरिका। फिर आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन ये किस झील पे किया गया? तो आंसर होगा पैगोंग झील, जो लद्दाख में है। फिर पूछा कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी? 100%। फिर पूछा मनोहर जोशी का निधन हो गया, वे किस राज्य से पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? महाराष्ट्र। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम नाम की बुक को किसने लिखा? अश्विन प्रभु ने। और किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया? फोन पे ने। और टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया? लीना नायर को। और अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के देश में बन गया है? तो आंसर होगा भारत में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।